हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू ब्रेन। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, आपका पार्ट 2। हम लोग एक वीडियो इसके ऊपर पहले हम लोग बना चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग उसमें देखे थे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कि दो ध्रुवीयता का अंत। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आफ्टर द 1945 दो सुपर पावर कंट्री आपका इमर्ज किया था एज अ ग्लोबल लीडर। एक अमेरिका था, यूएसए, और एक यूएसएसआर था। तो किस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं। तो और यूएसएसआर में सोवियत सिस्टम क्या था, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब सोवियत सिस्टम क्या था, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बारे में अभी फिर से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं वहां से। सोवियत सिस्टम क्या था कि जिसमें जितने जो रिसोर्स थे वो सारे चीज़ों के ऊपर किसका कंट्रोल था, स्टेट का। मतलब स्टेट कंट्रोल्ड आपका इकोनॉमी था वहाँ पे। और सिंगल एक पार्टी था, डेट इज कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं था वहाँ पे। फिर सोवियत यूनियन में 15 और रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक्स। लेकिन उसमें जो डोमिनेट जो करता था वो रसिया करता था, और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डोमिनेट किया जाता था, जो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। फिर उसमें हम लोग देखे थे कि वेस्ट के तुलना में टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसएसआर काफ़ी पीछे रह गया था। हालांकि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन जो क्वालिटी था वो मैच नहीं करता था वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले। क्वालिटी काफ़ी लो क्वालिटी का था। तो धीरे धीरे लोगों का जो एस्पिरेशन था वो बढ़ रहा था, और ये सब आपका कुछ कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हुआ, और यही प्रॉब्लम्स जाके डिसइंटीग्रेशन का कारण बनेगा। तो हमने इतना पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट। तो आपका हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। ये चैप्टर 1 है, पार्ट 2, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से आपका एक व्यक्ति जो है, जिनका फोटो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इनके आने की वजह से किस तरह से जो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम बात करें तो और कैसे तेज होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब जो यूएसएसआर है कैसे वो डिसइंटीग्रेट करेगा, तो जो इसका प्रोसेस है वो काफी ज्यादा और तेजी से डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगा यूएसएसआर। ये व्यक्ति को आप देख रहे होंगे यहाँ जो फोटो में, जो काफी बेचारे सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि कैसे यूएसएसआर को बर्बाद किया जाए या कैसे सुधारा जाए। ऐसा बात नहीं है। देखिए इनका नाम है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल आपका यहाँ पे गोर्बाचेव इन व्यक्ति का नाम है। ये जनरल सेक्रेटरी बने थे यूएसएसआर के। ये क्या बने थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। ठीक है। अब ये जो मिखाइल जो गोर्बाचेव हैं, ये 1985 में महासचिव बनते हैं यूएसएसआर के। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1985 में जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का कौन बना था, तो मिखाइल गोर्बाचेव। या मिखाइल गोर्बाचेव 1985 जनरल सेक्रेटरी कब बने थे, तो 1985 में। कौन सा पार्टी का? तो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी जो सिंगल पार्टी था यूएसएसआर में, जो डोमिनेट करता था, उसके जनरल सेक्रेटरी बने। अब देखिए, अब ये जब बने तो यहाँ पे देखिए साउट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। अब कौन सा सिस्टम की बात हो रहा है, तो सोवियत सिस्टम। जो सोवियत सिस्टम है वहां पे, जिसके बारे में हमने पहला वीडियो में पढ़ा कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम को इन्होंने रिफॉर्म करने का प्रयास किया। ठीक है। तो ये बात, अब यहीं से डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस और तेजी से शुरू होगा। अभी तक तो समस्या चल रहा था। अभी तक हमने सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ा कि क्या सोवियत सिस्टम था, किस तरह से स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, वहाँ पे सिंगल पार्टी था। फिर किस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी पीछे रह गया। ठीक है। किस तरह से अपना फोकस जो है लोगों को केवल एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहा था, बाकी अभी सारा अपना जो खर्च है वो डिफेंस के ऊपर, आर्म्स रेस हम लोग पढ़े थे कि यूएस के साथ एक कंपटीशन कर रहा था आर्म्स के क्षेत्र में। अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया यूएसएसआर। तो ये सब कारण चल रहा था, और इसी बीच में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, 1985 में।
और ये चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए। किसमें रिफॉर्म किया जाए? इन दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ये जो सोवियत सिस्टम है, जो सोवियत सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, इसमें चाहते हैं कि वो कुछ क्या किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। ठीक है, रिफॉर्म्स वेयर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रिस्ट। अब क्या यहाँ पे बता रहा है आगे कि जो रिफॉर्म्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। रिफॉर्म्स वेयर नेसेसरी, रिफॉर्म्स वेयर नेसेसरी, जो सुधार है वो काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि यूएसएसआर को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, जो वेस्टर्न कंट्री से जो हम पीछे चल रहा था यूएसएसआर, उससे कैसे मतलब उसके बराबरी कैसे किया जाए। ठीक है, a burst of the information and technological revolution taking place in the west। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि रिफॉर्म्स क्यों नेसेसरी था, व्हाई वाज द रिफॉर्म्स नेसेसरी। ये जो सोवियत सिस्टम जो हमने पढ़ा, सोवियत सिस्टम को क्यों रिफॉर्म करना जरूरी था? ताकि यूएसएसआर को वेस्टर्न कंट्री के तुलना में, जो खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल, जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो हो रहा था वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में, जो क्रांति हो रहा था, जो एक बदलाव हो रहा था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और उससे यूएसएसआर जो है वो काफी पीछे रह गया था। ठीक है, किसके तुलना में? वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री है खास करके, इनके तुलना में काफी पीछे रह गया था। इसीलिए रिफॉर्म करना काफी जरूरी था, सुधार करना जरूरी था। और यही सोच कर ये जो व्यक्ति हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ये जब जनरल सेक्रेटरी बने, इनका यही प्रयास था कि किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब गोर्बाचेव डिसीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट। अब ये सबसे पहला प्रयास क्या करते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री के साथ जो रिलेशन जो एक बना हुआ था, उस रिलेशन को कैसे और सुधारा जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये चाहते थे कि यूएसएसआर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। जो प्रोडक्शन तो कर रहा था यूएसएसआर सारे चीजों का, लेकिन क्वालिटी मैच नहीं कर पा रहा था और लोगों का एस्पिरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर वहां पे लोग पॉलिटिकल रूप से भी काफी ज्यादा एकदम अपने आप को काफी ज्यादा डिप्रेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं था, सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा रूल चल रहा था। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक काफी ज्यादा हो गया था, ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल काफी ज्यादा था, करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सबको लेके अब ये चाहते थे कि सुधार हो। अब सुधार हो तो वेस्टर्न कंट्री के साथ जो रिलेशन जो काफी खराब हो चुका था, उस रिलेशन को ये अच्छा करना चाहते थे। तो वही यहाँ पे बता रहे कि गोर्बाचेव डिसीजंस टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस विद द वेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्री के साथ, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इनके साथ रिलेशन को सुधारने का उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है, तो गोर्बाचेव डिसीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन को क्या करना चाहते थे? डेमोक्रेसी लाना चाहते थे वहां पे, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वहां पे लाना चाहते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं था। हमने पिछले वीडियो में देखा कि वहां पे लोगों के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। लोग कार्टून और जोक के माध्यम से अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते थे। कोई वहां पे अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी था। तो इस तरह से वहां पे दो चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। एक क्या फोकस किया? एक रिलेशन विद द वेस्ट, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ रिलेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे उन्होंने फोकस किया। और दूसरा किस पे फोकस किया कि किस तरह से वहां पे डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, और किस तरह से डेमोक्रेसी वहां पे स्टेब्लिश हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये दो चीज आपको याद रखना है, पहला वेस्ट के साथ रिलेशन, और दूसरा डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेसी को वहां पे इंक्लूड करना चाहते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। but had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated। लेकिन अब समस्या क्या हुआ कि उन्होंने तो निर्णय लिया कि भाई यूएसएसआर का जो सोवियत सिस्टम उसमें सुधार लाना है, हम लोग को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, वेस्टर्न कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा करना है। ठीक है, अब वेस्टर्न कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा करना है, साथ ही साथ कि जो आपका डेमोक्रेसी है उसको लाना है। लेकिन वो चाहते थे बेचारे कुछ और वो ऐसा एंटिसिपेट नहीं किए थे, मतलब जो नहीं चाहते थे वो आगे होगा। मतलब वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो, वेस्टर्न कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा हो, यूएसएसआर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो, ताकि हमारा जो यूएसएसआर है और काफी ज्यादा मजबूत बने।
लेकिन होगा यहाँ पे उल्टा और ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि सुधार करें ताकि अपने आप को बेहतर बनाएं, और कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसके कारण हमारा कंडीशन जो है और बेकार हो जाए। वही यूएसएसआर के साथ होता है। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो चाहते हैं, जो उनका इंटेंशन था काफी अच्छा, मतलब कि अपने आप को बेहतर बनाना, यूएसएसआर को बेहतर बनाना इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से, लेकिन होगा यहाँ पे और उल्टा, और उसका निगेटिव इंपैक्ट आपका यूएसएसआर पे पड़ेगा। ठीक है। द पीपल इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो यूरोपियन जो कंट्री थे, और खास करके कौन सा यूरोपियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब डिसीजन लिया गया कि वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा करना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, ये सब सारा चीज चल रहा था, लेकिन वो एंटिसिपेट नहीं किए थे। इसका परिणाम दूसरा निकला। परिणाम क्या निकला कि जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वे आर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, मतलब जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री जो थे वो किसका पार्ट थे, सोवियत ब्लॉक के, मतलब वहां पे कम्युनिस्ट आपका गवर्नमेंट था, लेकिन वहां के लोगों ने स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, लेकिन वहां के जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो अपने देश के सरकार के खिलाफ ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों प्रोटेस्ट करना शुरू किया? क्योंकि वो सोवियत ब्लॉक का था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे था, सोवियत कंट्रोल के अंडर में था। ठीक है। अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड द सोवियत कंट्रोल। अब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था बर्लिन वॉल के बारे में आप पढ़े थे, सबसे फर्स्ट वीडियो में शुरुआती दौर में ही हमने चर्चा किया था कि जो बर्लिन वॉल, तो जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में जो जर्मनी बट चुका था। ठीक है। तो कुछ यूरोपियन कंट्री जो थे सोवियत ब्लॉक में थे, और कुछ मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, और कुछ जो वेस्ट जो यूरोपियन जो कंट्री था वहां पे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट था। तो इस तरह से आपका ये सारा चीज चल रहा था। तो एंटिसिपेटेड, वही ये लाइन बता रहा है कि had some other effects that neither he, और ही किसके बारे में बता रहे हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, nor anyone else intended or anticipated, मतलब कोई ये आशा नहीं किया था, कोई ये सोचा नहीं था कि इस तरह का परिणाम आएगा। मतलब सुधार किया जा रहा था, सुधार करने का डिसीजन लिया गया कि भाई वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आएगा, ये सब रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन रिफॉर्म का परिणाम क्या निकला कि जो 8 जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे वहां के लोगों ने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या हो रहा है। अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर मिखाइल गोर्बाचेव, लेकिन अब हो क्या रहा था कि पहले क्या होता था कि पहले के समय में कुछ भी ऐसा अगर प्रोटेस्ट होता था यूएसएसआर में, मतलब कोई भी अगर प्रोटेस्ट अगर यूएसएसआर में अगर होता था तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता था। आई होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने, और जब इस तरह का जब इंसिडेंट जब होने लगा, जब वहां के जब सोवियत में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अदर रिपब्लिक्स के लोगों ने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। समझ रहे हैं। जबकि पास्ट में किसी भी रिपब्लिक्स जो था, जो भी 15 जो रिपब्लिक्स था, जो यूएसएसआर का पार्ट था, जो सोवियत यूनियन का जो हिस्सा था, उसमें पूरा फुल कंट्रोल्ड गवर्नमेंट के द्वारा होता था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल था, डोमिनेट करता था पूरा 15 रिपब्लिक्स पे सोवियत जो कम्युनिस्ट जो पार्टी था। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव जब बने, तब यहाँ पे उन्होंने पहले जैसा कोई इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है। तो अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर्ड। ठीक है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब जब प्रोटेस्ट जब हो रहा था, जब अलग अलग जो कम्युनिस्ट यूरोपियन कंट्री में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था और वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ, मतलब सोवियत कंट्रोल के खिलाफ जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कोई इंटरवीन नहीं किया, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया उसमें, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन
when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another। और इस तरह से जब कोई इंटरवीन नहीं किया गया सरकार के द्वारा, जब मिखाइल गोर्बाचेव जब थे, तो अनलाइक इन द पास्ट मतलब इंटरवीन किया जाता था, ठीक है। जब कोई भी ऐसा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ या सोवियत कंट्रोल के किसी रिपब्लिक में अगर कोई इस तरह का प्रोटेस्ट होता था कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, तो उसको दबाने, सप्रेस करने का कोशिश किया जाता था। लेकिन गोर्बाचेव के जब शासन आया तो यहाँ पे इन्होंने कोई इंटरवीन नहीं किया जब वो डिस्टर्बेंसेस जब हो रहा था तब। और यही क्या क्या कारण बना, एंड द कम्युनिस्ट रिजिम बिगेन्स टू कोलैप्स्ड। और जो कम्युनिस्ट जो रिजिम था वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, इट बिगेन्स टू कोलैप्स्ड एंड वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर मतलब पहले जैसे एक कंट्री के लोगों ने मान लीजिए प्रोटेस्ट किया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर दूसरे देश में, फिर तीसरे देश में, तो इसी तरह से अलग अलग देशों में जो भी सोवियत कंट्रोल्ड जो रिपब्लिक थे या जो यूरोपियन जो कंट्री थे, एक के बाद एक हर देश के लोगों ने अपने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस डेवलपमेंट वेयर accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration। और इस तरह का क्या बता रहा है कि जो डेवलपमेंट है, मतलब इस तरह का जो प्रोटेस्ट है, इंसिडेंट है अलग अलग देशों में, ये काफी ज्यादा धीरे धीरे रैपिडली एस्केलेटिंग, धीरे धीरे और बढ़ने लगा। और इसके कारण जो यूएसएसआर के अंदर जो क्राइसिस है वो और बढ़ने लगा। और यही आपका डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको और तेजी ला देता है, और जल्द डिसइंटीग्रेशन के तरफ यूएसएसआर और जल्दी से बढ़ने लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब जो गोर्बाचेव थे ये क्या कर रहे हैं, हमने अभी बताया कि ये रिफॉर्म करना चाहते थे। और किस तरह का रिफॉर्म ये कर रहे हैं, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल किस तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मतलब अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसएसआर काफी पीछे रह गया था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो ये चाह रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो यूएसएसआर का। और दूसरा पॉलिटिकल कैसे, डेमोक्रेसी वहां पे लाना चाहते थे। इट मीन्स मतलब वहां पे जो सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल था, ये सब चीजों को सुधारना चाहते थे। तो वही बता रहा है कि गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ, गोर्बाचेव जो शुरुआत करते हैं, कौन से पॉलिसीज को शुरुआत करते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। मतलब वो दो तरह का सुधार करने का प्रयास करते हैं। पहला कौन सा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, और दूसरा कौन सा, डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब हमने चर्चा पहले भी किया कि डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे। दीज रिफॉर्म्स वेर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब समस्या क्या हो रहा है कि ये सुधार तो करना चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही जो मुख्य जो लीडर्स थे, जो और कुछ जो लीडर्स थे, उनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा था, ठीक है। तो देयर रिफॉर्म्स वेयर अपोज्ड, मतलब ये जो रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे मिखाइल गोर्बाचेव, देखिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि इसको अच्छे से समझना है, आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, आप विद इन द क्लास आप इस चीजों को याद कर लें, ठीक है। तो दीज रिफॉर्म्स, अब कौन सा रिफॉर्म, तो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटाइजेशन, ये सब जो रिफॉर्म करना चाहते थे मिखाइल गोर्बाचेव, तो ये सारे रिफॉर्म को अपोज किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, अपोज्ड, विरोध किया जा रहा था। किसके द्वारा, बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में ही जो लीडर्स थे उनके द्वारा ये सारे रिफॉर्म्स का अपोज किया जा रहा था, ठीक है। अ कूप टूक प्लेस। अब इसी बीच 1991 में एक कूप भी होता है, एक तख्ता पलट किया जाता है। अ कूप टूक प्लेस दैट वाज इनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स। और इसी बीच कुछ कम्युनिस्ट जो पार्टी के ही जो लीडर्स लोग थे, जो हार्डलाइनर्स मतलब जो मेन जो लीडर्स थे, उनके द्वारा मतलब एक सपोर्ट किया जाता है। किसको सपोर्ट किया जाता है, एक कूप को, एक जो तख्ता पलट करने का कोशिश किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, इसको सपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा, इनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। लेकिन तब तक क्या हो चुका था कि द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये सारे चीजों के बीच जो जनता जो थी, द पीपल हैड टेस्टेड द फ्रीडम, जो जनता था उससे फ्रीडम का स्वाद लग चुका था, ठीक है। वो चाहता था, अब जनता भी चाहता था कि नहीं भाई सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए।
द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराना जो रूल करने का जो तरीका था, मतलब जो सोवियत सिस्टम जो हमने पढ़ा, जिसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हो रहा था, उन सारे प्रॉब्लम्स से वहां का जनता भी क्या छुटकारा चाहता था। जनता भी अब चाहता था कि नहीं, अब फ्रीडम हो। ठीक है, मतलब जो स्टेट कंट्रोल्ड काफी ज्यादा इकोनॉमी था, वहां के लोगों को राइट्स नहीं दिया जा रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ये सब के खिलाफ लोग चाहते थे कि नहीं अब चेंजेज हो। लोग भी मतलब चाह रहे थे कि वहां पे क्या हो, आपको रिफॉर्म्स हो। ठीक है, तो वही लाइन बता रहे कि द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब इसी बीच अब मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, ये काफी ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके थे। ठीक है, अब ये मिखाइल गोर्बाचेव का हम लोग दुर्भाग्य बोल सकते हैं। ठीक है, वो इंटेंशन तो उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, इंटेंशन क्या था कि भाई यूएसएसआर को और मजबूत करना है, जो कमजोर हो गया था इन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। वो चाहते थे कि नहीं, वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो यूएसएसआर में, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो। लेकिन लोगों का जो एस्पिरेशन था अब धीरे धीरे और काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब इसी बीच एक और व्यक्ति यहाँ पे आते हैं जिनका नाम है बोरिस एल्टसिन। ठीक है, अब बोरिस एल्टसिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। हमने अभी पढ़ा कि कूप एक 1991 में एक तख्ता पलट करने का कोशिश किया गया था, और जो किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के ही हार्डलाइनर्स के द्वारा। लेकिन इसका ये विरोध करते हैं कौन, बोरिस एल्टसिन, इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो। और यहाँ पे यूएसएसआर में एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज करते हैं। ठीक है, और इन अपोजिंग दिस कूप। ठीक है, तो ये अब ये दूसरा व्यक्ति का नाम हम लोग को याद रखना, बोरिस एल्टसिन। द रशियन रिपब्लिक वेयर एल्टसिन वोन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और इस तरह से अब जहां पे रशियन रिपब्लिक में खास करके जहां पे एल्टसिन जब जीतते हैं, ठीक है, अब धीरे धीरे जो सोवियत जो कंट्रोल है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा और काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लोग अब एकदम चाहते हैं कि नहीं अब सोवियत कंट्रोल ना हो, अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ना हो। सारे रिपब्लिक्स चाह रहे थे कि अब अलग अलग वो अपने अपने तरीके से रूल करे। अब यहीं से डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस आपका शुरू होता है। ठीक है, तो यही लाइन है यहाँ पे, द रशियन रिपब्लिक वेयर एल्टसिन ओन अ पॉपुलर इलेक्शन। मतलब जो रसिया जो रिपब्लिक था, जहां पे एल्टसिन जो सबसे ज्यादा वहां पे चुनाव जो जीतते हैं, ओन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और इस तरह से जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल था यूएसएसआर का कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उसको लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, कहां पे, जहां पे बोरिस एल्टसिन चुनाव जीतते हैं। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। और जो पावर था वो सोवियत कंट्रोल से, जो सोवियत जो कंट्रोल था, सोवियत जो सेंटर था, वहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, रिपब्लिक में शिफ्ट हो रहा है। मतलब पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन विच saw themselves as a sovereign state। और खास करके उन देशों में ज्यादा हो रहा था, उन रिपब्लिक्स रीजन में ज्यादा हो रहा था जो यूरोपियन कंट्री थे। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री थे, वहां पे भी किसका कंट्रोल था, सोवियत कंट्रोल था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। समझ रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जो पावर है वो शिफ्ट कर रहा है, कहां से शिफ्ट कर रहा है, फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स। ठीक है, और धीरे धीरे यूरोपियनाइज्ड पार्ट में ज्यादा हो रहा था। धीरे धीरे सब रिपब्लिक अपने आप को अलग करना चाहते थे, किससे, यूएसएसआर से। ठीक है, तो इस तरह से सब चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, अब फाइनली वो समय आ जाता है डिसइंटीग्रेशन का, जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। आई होप आपको ये यहाँ तक अब समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे हम लोग, अब यहाँ पे इन दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 में क्या होता है, द लीडरशिप ऑफ द एल्टसिन, जो एल्टसिन जो बोरिस एल्टसिन जिन्होंने चुनाव जीता था रसिया में, यूक्रेन एंड बेलारूस, थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। और यहीं पे आप समझिए, ये जो तीन जो मेजर जो रिपब्लिक्स है, थ्री मेजर रिपब्लिक्स, कौन कौन सा थ्री मेजर रिपब्लिक्स है, रसिया हो गया आपका,
जहां पे एल्त्सिन चुनाव जीते हैं इनके लीडरशिप में। फिर यूक्रेन हो गया अभी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रसिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत दिनों से खींचा जा रहा है युद्ध को। रसिया और यूक्रेन दोनों किसका पार्ट थे? यूएसएसआर का। बोथ वेयर द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। ठीक है। और ये क्यों लड़ाई हो रही है इसको लेकर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे कि क्यों रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है। और बेलारूस और एक और कंट्री कौन सा है? बेलारूस। द थ्री मेजर रिपब्लिक्स। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने डिक्लेयर किया था कि सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड? तो सबसे पहले तीन मेजर रिपब्लिक्स यहाँ पे है। कौन कौन सा? रसिया है पहला, यूक्रेन हो गया दूसरा, और बेलारूस ये आपका है थर्ड। ठीक है। तो इस तरह से तीनों रिपब्लिक्स जो है आपका, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, तीनों ने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? तो सबसे मेन चीज को डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, कि सोवियत यूनियन को क्या कर दिया गया है? इसको इट वाज डिसबैंडेड, इसको अब क्या खत्म किया जा रहा है। ठीक है। जो मतलब जो यूनियन था इसको अब समाप्त किया जा रहा है। ठीक है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड। और जो कम्युनिस्ट पार्टी था वहां पे याद रखना हम लोग को, यूएस सोवियत यूनियन का जो सिंगल पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ठीक है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। और यहाँ पे कैपिटलिज्म को फॉलो किया गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब जब सोवियत यूनियन को बैन किया गया तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसे भी क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ठीक है। इसे भी बैन कर दिया गया। और आप याद कीजिए कि सोवियत कंट्रोल में किस तरह का पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है। कम्युनिज्म ये सब हम पढ़े हैं, कम्युनिज्म जो विचारधारा है कम्युनिस्ट पार्टी का था, कार्ल मार्क्स का। ठीक है। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी के जगह कौन से विचारधारा को फॉलो किया जा रहा है? कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट विचारधारा को। ठीक है। तो कैपिटलिज्म है यहाँ पे, तो कम्युनिज्म के जगह पे अब क्या आ जाएगा? कैपिटलिज्म आएगा। ठीक है। और जो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं था, और यही सुधार तो आप याद कीजिए, यही सुधार मिखाइल गोर्बाचेव चाह रहे थे कि वहां पे क्या हो? डेमोक्रेटाइजेशन हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी वहां पे स्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से वहां पे सुधार किया जा रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो दिसंबर 1991 में एल्त्सिन के लीडरशिप में रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये जो तीन मेजर रिपब्लिक थे, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब सोवियत यूनियन क्या हो गया? अब खत्म हो गया, डिसबैंड कर दिया गया इससे। ठीक है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज आल्सो बैंड। और इस तरह से कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को उन रिपब्लिक्स में क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ये जो डिसइंटीग्रेशन था और जो बैन किया गया यूएसएसआर को, ये अचानक से हुआ। तो बहुत सारे, ठीक है, अब ये देखना है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है। तो द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, अब ये जो डिक्लेरेशन जो किया गया था डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ द disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of the Independent State, CIS। अब याद रखना है, अब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, अब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, किसका डिसइंटीग्रेशन हुआ? यूएसएसआर का। ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि कितने रिपब्लिक्स थे? 15 रिपब्लिक्स का ये सोवियत यूनियन था आपका। ठीक है। 15 इसमें क्या थे? रिपब्लिक्स थे, जो अलग अलग 15 जो गणराज्य थे। ठीक है। अब तो जो अलग अलग जब डिसइंटीग्रेशन होगा, अचानक से सोवियत यूनियन को बैन कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? और जो रिपब्लिक्स थे उनका, तो वहां पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया, CIS बनाया गया, द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का डिक्लेरेशन होता है, याद रखना है चीजों को, क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन हो रहा है। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा किया जा रहा है कि भाई अब डिसइंटीग्रेशन होगा। किसका डिसइंटीग्रेशन होगा? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा।
वैसे ही फॉर्मेशन किया जाता है, एक और ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जितने जो इंडिपेंडेंट स्टेट का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका क्या नाम रखा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। केम एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन। और खास करके किसके लिए सरप्राइज है, जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री हैं, जैसे तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो कंट्री हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्री, इनके लिए सरप्राइज था। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का डिक्लेयर किया गया और साथ ही क्या बनाया गया, फॉर्मेशन किया गया किसका, सीआईएस का, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मतलब जितने जो 15 रिपब्लिक्स जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट हुआ, उसका एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया। तो केम टू एज अ सरप्राइज टू अदर रिपब्लिक्स स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वंस। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS। अब ये जो समस्या था कि भाई यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अचानक से जो 15 जो रिपब्लिक्स थे ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। तो उस समय जो एक दो रिपब्लिक्स को जो एक्सक्लूड किया गया था, ये काफी बड़ा मुद्दा था, एक इशू था। अब इस मुद्दा को सॉल्व करने के लिए तुरंत उन सारे रिपब्लिक्स को क्या बना दिया गया, फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया। क्या बना दिया गया, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सीआईएस। जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है उसका फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया। किन है, जो 15 रिपब्लिक्स, जो यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब डिक्लेयर कर दिया गया कि अब यूएसएसआर अब नहीं रहा, ठीक है, तो उसके जगह पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया और वो सारे रिपब्लिक्स को फाउंडिंग मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे अब क्या हो रहा है इसमें। रसिया वाज, अब यहाँ पे देखिए, अब यूएसएसआर का तो अब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब यूएसएसआर काफी ज्यादा मजबूत था, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे यूएसएसआर के। अब उन सारे चीजों को क्या किया गया कि अब इसका जिम्मा कौन लेगा। अब बात आता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारे परिवार हैं, ज्वाइंट फैमिली है पहले से, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए घर का बहुत सारा कर्ज है किसी के यहाँ, घर के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, और अब मान लीजिए बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद जो भी 5-6 भाई हैं सब अलग अलग हो गए। लेकिन अब जो घर के ऊपर जो कर्ज है, मान लीजिए जो पिताजी का जो कर्ज था, अब उस कर्ज को कौन चुकाएगा, ठीक है, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से एज अ हेड ऑफ द फैमिली, अब वो कौन निभाएगा। क्योंकि अचानक से पहले यूएसएसआर था, एक पार्टी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम था, और वो उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि रसिया जो है यहाँ पे आगे आता है, एंड रसिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन। और जो सोवियत यूनियन है इसका सक्सेसर किसको माना जाता है, रसिया को माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप याद रखिए इसमें कितने रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक्स थे, जिसमें रसिया भी एक हिस्सा था। रसिया वाज द पार्ट, ठीक है, ऑफ दो 15 रिपब्लिक्स। जो 15 जो रिपब्लिक्स थे उसके रसिया खुद एक हिस्सा था, ठीक है। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन का जब डिक्लेरेशन किया गया कि अब डिसइंटीग्रेशन होगा, तो यूएसएसआर तो अब खत्म हो रहा है, तो इसका सक्सेसर जो है किसे मान लिया गया, रसिया को मान लिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएसएसआर का जो सीट था, जो सोवियत यूनियन का जो सीट था आपका, ठीक है, कहाँ, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें मात्र 5 देश हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में अब तो पूरा सोवियत यूनियन था, ठीक है, सोवियत यूनियन का एक सीट था सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन अब सोवियत यूनियन में सब जो रिपब्लिक्स थे वो अलग अलग हो गए, तब ये सीट किसको गया, तो रसिया को गया, ठीक है, क्योंकि रसिया वाज अडॉप्टेड एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, सो इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट। इसीलिए सोवियत जो सीट था यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल में, किसे मिल गया, रसिया को मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रसिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। और इस तरह से रसिया जो था वो सारा कमिटमेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो भी इंटरनेशनल जो ट्रीटीज जो था, जो सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, उन सारे ट्रीटी को रसिया ने एक्सेप्ट किया। जिस तरह से हमने बोला
कि भाई पिताजी का 5-6 भाई है, यहाँ पे 5-6 बेटा है मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का, अब वो मान लीजिए चला गया, अब बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद लेकिन जो कर्ज है या जो और भी कुछ जो रिलेशंस हैं सोसाइटी का, अब वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक व्यक्ति को लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो 15 जो रिपब्लिक्स थे, तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद सक्सेसर किसे माना गया? रसिया को माना गया। और सोवियत सीट भी किसे मिल गया? रसिया को मिल गया सिक्योरिटी काउंसिल का। और इस तरह से रसिया जो भी इंटरनेशनल जो ट्रीटीज जो था, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता था या कमिटमेंट्स जो था, ये सारा किन्होंने एक्सेप्ट किया? रसिया ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट टूक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। अब सोवियत यूनियन के बाद, क्योंकि ये सक्सेसर बन गया था, तो इसे न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि जितने जो न्यूक्लियर जो थे सब किसके पास गया? रसिया के पास। ठीक है, तो इट टूक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, मतलब जो और जो 15 जो रिपब्लिक्स थे उसमें से किसी को न्यूक्लियर स्टेट नहीं माना गया। मतलब जो भी न्यूक्लियर के ऊपर जो कंट्रोल था वो सब किसके पास गया? सब रसिया के पास गया। इट टूक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस। और यूएस के साथ बहुत सारा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी आपको अपनाया गया था, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, मतलब और भी जो रिपब्लिक्स के पास थे वो सबको समाप्त किया गया, और केवल न्यूक्लियर स्टेट किसे माना गया? रसिया को माना गया, क्योंकि रसिया जो था, और इसीलिए रसिया आज भी इतना पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि पूरे सोवियत यूनियन का, ठीक है, एक तरह से सक्सेसर किसको माना गया था? रसिया को। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जो था यूनाइटेड नेशन का, इसका भी सीट किसे मिल गया? रसिया को मिला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से न्यूक्लियर स्टेट ए सिंगल बना आपका। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस एंड डेड एंड बरीड। और इस तरह से जो ओल्ड जो सोवियत जो यूनियन था वो क्या हो गया? इट वाज डेड एंड बरीड। और इस तरह से वो खत्म हो गया, मर गया और दफन हो गया। ठीक है, मरना दफन होने का मतलब कि सोवियत जो यूनियन था ये समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैप में अगर देखेंगे, आई होप आपको ये मैप क्लियर हो रहा होगा। मैप में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो यूएसएसआर है, इसका कंट्रोल कहाँ कहाँ था, इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखिए, अब यहाँ पे इस मैप में अगर हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये जो मैप दिखा रहा है यहाँ पे, ये पूरा आपका यूएसएसआर का पार्ट है, ये सोवियत यूनियन है आपका। ठीक है, अब ये सोवियत यूनियन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रसिया है, इसमें हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, ये रसिया है आपका। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये पूरा ये आपका रसिया हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा इस तरह से है आपका इधर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेलारूस यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूक्रेन है ये। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन है। फिर यहाँ पे आप सर्बिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है। फिर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सेंट्रल जो एशियन कंट्री, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्री है। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये सब आपका कैसा कंट्री है? सेंट्रल एशिया कंट्री है, जो सेंट्रल जो एशियन कंट्री है। ठीक है, ये सब है। फिर से बताने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर इधर आप आइएगा, इधर वाला जो साइड है आपका, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। जो ईस्टर्न जो यूरोप है आपका, ये सब ईस्टर्न यूरोप है। बेलारूस है, सर्बिया है, यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, रोमानिया, टर्की हो गया, मैसेडोनिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से जो यूएसएसआर का फाइनली क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, और आपको अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत
ठीक है, ये चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, ओवरऑल थैंक यू। हम लोग ने इस चैप्टर में क्या रीड किया, एक थोड़ा बहुत एक समरी आपको हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट जो वीडियो था उसमें सोवियत यूनियन के बारे में हम पढ़े थे कि किस तरह से सोवियत यूनियन सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम क्या था, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे उसमें, प्रॉब्लम्स क्या था सोवियत सिस्टम में, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में हमने क्या देखा कि जब मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और वो सुधार करना चाहते हैं सोवियत यूनियन में, कुछ सुधार रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, लेकिन वो रिफॉर्म्स क्या थे इसके बारे में हमने देखा, लेकिन रिफॉर्म्स का परिणाम क्या निकला ये देखें। वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे कि यूएसएसआर और मजबूत हो, लेकिन फाइनली डिसइंटीग्रेशन होने लगा यूएसएसआर का। ये सब सारा हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे आगे, इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।